हेलो क्लास। आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। एंड आज की क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, इनके इससे रिलेटेड प्रोसेसेस और इस चैप्टर को एंड करेंगे बाय स्टडिंग कार्नोट इंजन। एंड ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स और आज की क्लास में हम इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के की पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज, थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है हीट, टेम्परेचर, इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। ठीक है, टेम्परेचर एक फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर और उससे रिलेटेड सारी फिजिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। ओके, ये एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। इसका मतलब ये कि ये लार्ज क्वांटिटी की बात करेगी, बल्क के बारे में बात करेगी। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है या फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर की क्या फिनोमिना चल रहे हैं। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जाएंगे, हम बल्क को स्टडी करेंगे। तो ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जो बल्क में डील करती है, मैक्रोस्कोपिक साइंस में डील करती है। Thermodynamics is concerned with the internal macroscopic state of a body, not with its motion as a whole. So thermodynamics concerned होती है मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ अ बॉडी पे, पर हम उस चीज़ को स्टडी नहीं करते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा होगा अगर वो इकट्ठा हम उसको कंसीडर करके रखें। आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स। जब मैकेनिक्स में हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो हम कहते हैं कि टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, टोटल टॉर्क जीरो होना चाहिए। ये हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। बट थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्विलिब्रियम है उसका मतलब ये कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स सिस्टम के चेंज नहीं हो रहे हैं टाइम के साथ, तो उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब चीज़ों का चेंज ना होना टाइम के साथ, टाइम चलता जा रहा है एंड चीज़ें कांस्टेंट है, तो ऐसी स्टेट को बोलेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से डिफरेंट होती है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है जब किसी गैस को हम किसी इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर रख देते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस है, ठीक है। इस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ये गैस का कुछ वॉल्यूम होगा एंड वो वॉल्यूम इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। ये गैस किसी टेम्परेचर टी पे रखी गई होगी, इस गैस का कलेक्टिवली कोई मास होगा, ठीक है। इसको हमने किसी क्लोज कंटेनर के अंदर रख दिया है। तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्योंकि ये जो कंटेनर है ये इंसुलेटेड है, तो ना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, इन चारों में से कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली है ओवर टाइम। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे कि ये सिस्टम एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर एंड मास चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम कहीं भी फोर्स एंड टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे। अगर चीज़ें चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, तो हम सिंपली कह देंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो इस वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल वर्ड से ही क्लियर है कि थर्मल मतलब टेम्परेचर। अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, या फिर दो सिस्टम है हमारे पास ए एंड बी, उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। पहले मान लो ए हाई टेम्परेचर पे था, बी लो टेम्परेचर पे था, एंड हमने जाना है कि जो हीट होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो करता है। कब तक फ्लो करता है? जब तक वो दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब दोनों के पास सेम टेम्परेचर पे ना हो। तो जब वो उस स्टेट को अचीव कर लेंगे जहाँ पर दोनों सिस्टम के पास सेम टेम्परेचर होगा, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है या फिर टेम्परेचर सेम है दोनों का। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है एडियाबैटिक इक्विलिब्रियम।
एडियाबैटिक वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आएगा कि हम हीट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सिस्टम में हीट चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसी सिस्टम को बोलेंगे कि वो एडियाबैटिक इक्विलिब्रियम में है। एंड ऐसी बाउंड्रीज, ठीक है, जो एडियाबैटिक इक्विलिब्रियम को बनाने में हेल्प करती है, मतलब हीट ट्रांसफर को रोक देती है, ऐसी बाउंड्रीज को बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। हीट जिसे Q के फॉर्म में लिखते हैं, Q डज नॉट चेंज। ओके, इसके बाद आता है डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल कंडक्टिंग वॉल होती है। इसका मतलब कि क्या, ये हीट के फ्लो को अलाउ करती है। एडियाबैटिक स्टॉप करती है, डायथर्मिक वॉल कंडक्टिंग वॉल्स होती है जो अलाउ करती है हीट एनर्जी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ्लो करने के लिए। डायथर्मिक वॉल का हम उतना यूज़ नहीं करेंगे, बट एडियाबैटिक वॉल एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ये दो टर्म्स का हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। आगे चलते हैं। सिस्टम सेपरेटेड बाय एडियाबैटिक वॉल। अगर कोई दो सिस्टम है जिसे सेपरेट कर रखा है एडियाबैटिक वॉल में, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक सिस्टम है एंड ये दूसरा सिस्टम है। एडियाबैटिक वॉल से ये सेपरेटेड है। इस सिस्टम के पास प्रेशर है PA, वॉल्यूम है VA, एंड इस सिस्टम के पास प्रेशर है PB एंड वॉल्यूम है VB। ठीक है, तो इसका प्रेशर वॉल्यूम एंड इसका प्रेशर वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर सिस्टम सेपरेट हो रहा है डायथर्मिक वॉल से, तो इसका मतलब क्या कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम, दोनों सिस्टम का सेम हो जाएगा, एक टाइम के बाद सेम हो जाएगा। तो इसी सिस्टम को समझने के बाद कि अगर एडियाबैटिक वॉल है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट रहेगा, बट जैसे ही हमने वॉल को चेंज कर दिया, सिस्टम अपने आप को रीअरेंज करने लग जाएगा। किस फॉर्म में? ताकि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें दोनों सिस्टम का कांस्टेंट हो जाए। तो इससे हम एक लॉ निकालते हैं जिसको बोलते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के पास 4 लॉ हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे पहले ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं। अगर दो सिस्टम है, मान लो ये एक A सिस्टम है A और ये एक दूसरा सिस्टम है B, एंड ये दोनों के दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर T है। हम क्या करते हैं, बाहर से एक तीसरा सिस्टम ले आते हैं C, जिसका कोई टेम्परेचर था T1। तो हम कुछ देर बाद देखेंगे क्या कि तीनों का टेम्परेचर T डैश हो गया है। ठीक है, ओके। तो हम क्या फील करेंगे कि जैसे ही C सिस्टम को AB के साथ अटैच किया, टेम्परेचर एक दूसरे के साथ रीअरेंज होने लगे। तब तक रीअरेंज होने लगे जब तीनों के तीनों सिस्टम का टेम्परेचर T डैश नहीं हो गया हो, या फिर तीनों के तीनों जो सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ चुके हो। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड अगर आप थर्ड सिस्टम को उठा के दोनों सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो यही स्टेटमेंट है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। ये खाली स्टेटमेंट है, इस लॉ के से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है, बट यही स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। इमेजिन करो कि हमारे पास दो सिस्टम है A एंड B, सेपरेट हो रखे हैं एडियाबैटिक वॉल से। ठीक है, ये हमारे पास एक A सिस्टम है एंड ये हमारे पास एक B सिस्टम है, एंड दोनों के दोनों क्या हो रखे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रखे हैं एडियाबैटिक वॉल से। अब हमारे पास एक थर्ड सिस्टम है C, जो कंडक्टिंग वॉल में है। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज अंटिल A एंड B कम टू द थर्मल इक्विलिब्रियम विद C। इन दोनों सिस्टम को अटैच कर दिया एंड इन दोनों सिस्टम को अटैच कर दिया।
तो क्या हो रहा होगा, सिस्टम का स्टेट चेंज होता रहता होगा कंटिन्यूसली। सिस्टम्स के अंदर प्रेशर वॉल्यूम चेंज होते रहेंगे, एंड वो कब तक चेंज होते रहेंगे, जब तक वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। इफ द एडियाबैटिक वॉल बिटवीन ए एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग वॉल सी and C is insulated from A and B by an adiabatic wall, state of A and B will change no further, that is they are in thermal equilibrium. अगर एडियाबैटिक वॉल्स A और B के हमने हटाकर कंडक्टिंग वॉल्स लगा दी एंड C को इंसुलेटेड कर दिया, तो हम क्या देखेंगे कि A और B कैसे हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यही है ज़ीरोथ लॉ का स्टेटमेंट। अब ज़ीरोथ लॉ का ऑब्जर्वेशन यही है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्ड सिस्टम सेपरेट है, तो वो तीनों के तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे एक दूसरे से। Zeroth law suggests that when two systems A and B are in thermal equilibrium, they must be a physical quantity that have same value for both. अगर A और B सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उन दोनों के पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी कुछ ऐसी जो जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एंड जनरली क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाता है। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमें दिखेगा कि चेंज आ चुकी है। यही है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड अगर इसको इक्वेशन वाइज भी लिखा जाए सेम चीज़ को, कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ सी के इक्वल होगा, एंड सी अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल होगा टेम्परेचर ऑफ बी। इसका मतलब क्या कि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ बी। इसका मतलब ये ए और बी जो है वो भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। ये ज़ीरोथ लॉ को हम थोड़ा सा इक्वेशन वाइज लिख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेक्ट है। अब हमने ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम हीट, वर्क एंड एक नया टर्म जिसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, उसको स्टडी करेंगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क आर इंट्रोड्यूस, ये हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इनकी डेफिनेशन समझेंगे। वेल हमें हीट पता है, हीट क्या होता है, हीट इज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ये हमें पता है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड अगर हमने एफ एंड डी के बीच में कोई ग्राफ बनाया है, एफ एंड डी के बीच में अगर हमने कोई ग्राफ बनाया है तो वर्क ये पूरा का पूरा एरिया हो जाता है। वर्क इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ डी ग्राफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें वर्क के बारे में पता है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ चुका है जिसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम होती है मॉलिक्यूल की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ओके। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं बल्क में बहुत सारे पार्टिकल्स को, तो हम सारे पार्टिकल्स की क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे, एंड सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इंटरनल एनर्जी यू है वो एक स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या, कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि मॉलिक्यूल्स ने कौन कौन से पाथ को फॉलो किया है, ठीक है। Heat and work are two distinct mode of alternative state of thermodynamic system and changing its internal energy. Heat और work दो तरीके हैं
जो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है। हीट एनर्जी इन ट्रांजिट, देयरफॉर नॉट अ स्टेट वेरिएबल। Heat and work in thermodynamics are mode of energy transfer to a system resulting in change in its internal energy. जैसे कि हमने इंटरनल एनर्जी को कहा है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमने सिस्टम को एक्स्ट्रा हीट दे दी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर सिस्टम ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जीज चेंज हो जाएगी। तो हीट एंड एनर्जी दो ऐसे फैक्टर हैं, दो ऐसे तरीके हैं एनर्जी देने के, जिसकी वजह से किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें एक केस लेना होगा कि मान लीजिए आप पानी उबाल रहे हैं। ये एक बीकर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, एंड बिकॉज हम पानी को उबाल रहे हैं तो इसको एक स्टोव पे रखा गया होगा ऑब्वियसली, जो हीट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, डेल्टा क्यू हीट हमने सिस्टम में प्रोवाइड कराई। डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड कराने की वजह से सिस्टम के पास क्या हुआ, एक इसकी इंटरनल एनर्जीज में चेंज आया, दूसरा क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है बहुत मोशन में आ गए तो वर्क में भी चेंज आया। तो जो हमने हीट प्रोवाइड करी वो किस चीज़ में हेल्प करी है, चेंज करने में इंटरनल एनर्जी को प्लस वर्क डन बाय दी सिस्टम को। और ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये इक्वेशन किसकी वजह से आई है कि टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम की वो कंजर्व्ड होती है। ठीक है, तो जितनी हीट हमने प्रोवाइड करी वो सारी की सारी हीट पूरे सिस्टम में गई, एंड प्रोवाइडेड हीट किसके इक्वल होगी, जो पूरे सिस्टम के पास हीट प्रेजेंट होगी वो। तो हमने क्या अप्लाई किया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एंड इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये इक्वेशन ही कहलाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, एक बीकर को अगर हमने बर्नर पे रख दिया है तो बीकर के अंदर वाटर है एंड वाटर गर्म हो रहा है। इस केस से हमने समझा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जितना हमने हीट सप्लाई किया है सिस्टम में वो इक्वल हो जाएगा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में प्लस उस सिस्टम पे वर्क करने के लिए। एंड ये जो इक्वेशन हमने लिखी है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आती है। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये हमेशा याद रखना, हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एंड ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन वाइज क्लियर हो गया होगा, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो क्लियर हो गया होगा। डेल्टा क्यू क्या है हमारा, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। डेल्टा यू क्या है हमारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि हीट की वजह से कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो है। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितना काम किया उस हीट से रिलेटेड वो आता है डेल्टा डब्ल्यू में। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू हीट, डेल्टा डब्ल्यू वर्क। अब यही फॉर्मूला इस पूरे के पूरे चैप्टर में अप्लाई हो रहा होगा डिफरेंट वेज में, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, एंड अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ लिया है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो समझ लिया है, हीट एंड वर्क के बारे में हमें पता था, एंड हमने थर्मल इक्विलिब्रियम टर्म को इंट्रोड्यूस कर लिया है। आगे चलते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ऑल्टरनेटिव फॉर्म यही है कि डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू
अगर इस इक्वेशन में डेल्टा डब्ल्यू मैं इस साइड लेके आ जाऊं, सो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू। ये तो सिंपल मैथमेटिकली मैंने इसको इधर की साइड ले आई एंड ये इक्वेशन आ गई, बट इस इक्वेशन का भी अपना ही अलग से एक मतलब है। ये इक्वेशन हमें ये कहती है कि जितना हमने हीट सप्लाई किया है एंड जितना वर्क डन किया जा रहा है वो किसके इक्वल है, वो सारा का सारा चीज़ हो रहा है, उनका डिफरेंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। एंड अगर जितना हमने हीट सप्लाई किया है सिस्टम को, वो सारा का सारा हीट अगर उस सिस्टम के वर्क डन पे ही लग जाए, तो इसका मतलब ये कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 के इक्वल है। ओके, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, उसका ऑल्टरनेटिव वे। तो इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। थैंक यू।